मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट क्या है जी, वीसीई और आईसी डिटरमिन करते हैं। और ट्रांजिस्टर अगर एज एम्पलीफायर आपने वर्क करवाना है तो वो किस रीजन में वर्क करेगा? वो वर्क करेगा इन एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर के वीसीई और आईसी को ट्रांजिस्टर के वीसीई और आईसी को आपने इस तरह से सेट करना होता है कि वो एक्टिव रीजन में रहे। वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में रहे? एक्टिव रीजन में रहे। तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए ना हमें करना पड़ती है उसकी बाइसिंग। ट्रांजिस्टर की क्या करना पड़ती है हमें? बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग, हम अपनी तरफ से उसे एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज उस पे प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिस्टर में मैंने बताया जी, दो जंक्शंस होते हैं, एक बेस एमिटर और एक बेस कलेक्टर। तो हम बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का मतलब है हम एक डीसी वोल्टेज उस पे अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर पे। उस डीसी वोल्टेज को अप्लाई करने का मकसद क्या होता है? उसको मकसद ये होता है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहे, मतलब वीसीई और आईसी उसका प्रॉपरली सेट हो। और जो दो जंक्शन हैं, एक बेस एमिटर जंक्शन और एक बेस कलेक्टर जंक्शन, ट्रांजिस्टर जब भी एक्टिव रीजन में वर्क करता है इन दोनों के लिए एक कंडीशन है कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है ये रिवर्स बाइस होना चाहिए। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ट्रांजिस्टर जब भी एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तो उसका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा और उसका बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा। तो ट्रांजिस्टर को जो ये वाली कंडीशंस हैं ये मीट करने के लिए हम क्या करते हैं जी? बाइस करते हैं। उसकी प्रॉपर हमें बाइसिंग करना पड़ती है ताकि बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो। बाइसिंग करना पड़ती है मतलब हमें एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। वो जो डीसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसे यूजुअली वीसीसी का नाम देते हैं हम, वीसीसी। अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने ले आऊं, आप लोगों की स्क्रीन पे एक्सपेरिमेंट शो करवा दूं, एक्सपेरिमेंट वन। हाँ जी, अभी तक मैंने जो बातें की हैं ये बातें समझ आ गई हैं ट्रांजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एक्टिव रीजन के बारे में सर एक बार बता दें। एक्टिव रीजन, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर की ना तीन स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिस्टर की वर्किंग की ना तीन स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट है उसकी जब उसने ना परमानेंटली ऑन हो जाना, मतलब जो भी आप इनपुट पे वोल्टेज उसे देंगे ना वो हमें क्या करेगा जी? आउटपुट पे मिलते जाएंगे, आउटपुट पे मिलते ही जाएंगे। परमानेंटली ऑन मतलब वो एज डायोड वर्क करना शुरू कर देता है। डायोड का कॉन्सेप्ट आप देखें, यहाँ पे भी एक जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन। डायोड में भी आपको पता है, जो डायोड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें भी एक ही जंक्शन होता है। एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल होता है, उन दोनों को आपस में जोड़ा होता है, उन दोनों के दरमियान में एक जंक्शन होता है। तो जब ट्रांजिस्टर परमानेंटली ऑन होता है ना, परमानेंटली ऑन होने का मतलब है कि वो फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड की तरह वर्क करना शुरू कर देता है सिंपली। मतलब हम इनपुट देते हैं, 0.7 वोल्ट सिर्फ एक जंक्शन के क्रॉस ड्रॉप होते हैं, बाकी हमें आउटपुट पे मिलते रहते हैं। तो वो जो स्टेट होती है की, जिसमें वो सिर्फ एज स्विच वर्क करना शुरू कर देता है या परमानेंटली ऑन स्टेट में चला जाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। अब एक स्टेट है जब वो डायोड का कॉन्सेप्ट फिर अपने जेहन में लेके आए कि जब वो ट्रांजिस्टर जो है वो एज क्लोज स्विच वर्क करना शुरू कर देता है, जैसे डायोड होता था ना रिवर्स बाइस। तो इसी तरह ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन अगर रिवर्स बाइस हो जाए तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है।
ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ट्रांजिस्टर जब ऑफ हो जाएगा तो वो एज क्लोज स्विच वर्क करना शुरू कर देगा। तो वो एज क्लोज स्विच वर्क करेगा, तो जब वो एज क्लोज स्विच होगा तो वो क्लोज स्विच के तौर पे जब एक्ट करेगा, जब ये वो ऑफ के तौर पे एक्ट करेगा तो वो परमानेंटली ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो वो उसका रीजन चला जाएगा कट ऑफ रीजन में। अब हमने ट्रांजिस्टर की बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स रखना है। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए हम बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की। जब हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को, क्यू पॉइंट क्या है जी, लोड लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। लोड लाइन क्या है जी, लोड लाइन एक ग्राफ बनता है किन दो पैरामीटर्स के दरमियान, VCE ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और IC के दरमियान, और कलेक्टर करंट के दरमियान एक ग्राफ बनता है। VCE और IC के दरमियान एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट आता है जी, क्यू पॉइंट। उस क्यू पॉइंट को हमने इस तरह से रखना होता है कि ना वो क्यू पॉइंट सैचुरेशन रीजन की तरफ जाए, ना वो क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन की तरफ आए। इन बिटवीन सैचुरेशन एंड कट ऑफ हो, सैचुरेशन और कट ऑफ के दरमियान में ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा हो। मतलब ना वो परमानेंटली ऑन हो जाए, ना वो परमानेंटली ऑफ हो जाए, बल्कि इस तरह से हो कि हमारी इनपुट पे वो डिपेंड कर रहा हो कि जब हमारी इनपुट चाहे वो ऑन हो, जब हमारी इनपुट चाहे वो ऑफ हो। तो उस वक्त जो ट्रांजिस्टर जिस रीजन में होता है उस रीजन को हम एक्टिव रीजन कहते हैं। मतलब इन बिटवीन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन जो ट्रांजिस्टर का रीजन होता है उसे हम सैचुरेशन रीजन, और कट ऑफ रीजन के दरमियान जो रीजन होता है उसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर अगर आपने वर्क करवाना है तो एज एम्पलीफायर वो एक्टिव रीजन में वर्क करता सर ये जो एक्टिव रीजन में सर हम वैल्यू सेट करते हैं वो सर बेसिकली उस ग्राफ पे जो आईसी के दरमियान जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो आई बी को यूज करके ड्रॉ करते हैं। है। IB को यूज करके नहीं ड्रॉ करते वो। IB को किसने कहा आपको? दो वैल्यूज आपके पास होती हैं, एक होती है VCE और एक वैल्यू होती है आपके पास IC। नहीं सर, VCE जो है एक्स एक्सिस पे आ रहा है, IC आपका आ रहा है वाई एक्सिस पे। तो आप इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करके ग्राफ बनाते हो। सर वो कल सर ने जो लेक्चर दिया था उसमें सर ने ये कहा था जो वो ग्राफ लोड लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उस पॉइंट पे वो जो हमारी वैल्यू होती है वो आई बी की वैल्यू होती है, और उस आई बी की वैल्यू से हम वीसी और आईसी की वैल्यूज में ले सकते हैं, कुछ ऐसा कहा सर। नहीं नहीं, वो जो VCE और IC की वैल्यूज है ना वो IB पे डिपेंड कर रही होती हैं, इस तरह से कहा होगा सर ने। जी सर वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ क्योंकि हाँ, वो ये डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। जो VCE और IC की वैल्यूज है ना, ये VCE और IC की वैल्यूज जो है ये आप बेस पे जो वोल्टेज आपका आ रहा है, बेस पे जो करंट आ रहा है उस बेस करंट पे ये VCE और IC की वैल्यूज डिपेंड कर रही होती हैं। वैसे ये जो ग्राफ होता है ये दो वैल्यूज के दरमियान आता है, VCE और IC के दरमियान। इन दो वैल्यूज के दरमियान ये ग्राफ बनता है और ये दोनों वैल्यूज चेंज होती हैं बेस वैल्यू चेंज करने से, IB की वैल्यू चेंज करने से, बेस करंट चेंज होने से। मैं ये बता रहा हूं कि हमने ट्रांजिस्टर को बायस इस तरह से करना होता है कि ट्रांजिस्टर बायस इस तरह से हो कि ये जो पॉइंट है या ये VCE और IC की वैल्यू है ना, ये कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन के दरमियान में कहीं पे हमें मिले। तो उसके लिए हमने IB को इस तरह से सेट करना होता है कि ये उन दोनों के दरमियान में रहे, जो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन के। ये कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन का हमें कहां से पता चलेगा? ये ट्रांजिस्टर की डाटा शीट पे आपको गिवन होता है। जब भी आप ट्रांजिस्टर लेते हैं तो ट्रांजिस्टर की डाटा शीट पे उसने बताया होता है कि अगर आप इस करंट से ज्यादा करंट इसमें फ्लो करवाएंगे तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा,
इस करंट से ज्यादा करंट आप फ्लो करवाएंगे या इससे कम फ्लो करवाएंगे, ये कट ऑफ में चला जाएगा। तो हमने क्या रखना होता है, हमने वीसी और आईसी की वैल्यू को इस तरह से सेट करना होता है कि ना ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाए, ना ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जाए, बल्कि इन बिटवीन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रहे। वो रीजन कौन सा है? एक्टिव रीजन है। तो ये जो वीसी और आईसी की वैल्यूज हैं, ये डिपेंड करती हैं आईबी पे, और ये आईबी की वैल्यू हम सेट करते हैं ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करके। तो अभी इसका मजीद जो है वो क्लियर हो जाता है जब आगे चलते हैं सर्किट पे ना, तो पता चल जाता है इसका ना, मैं बताता हूँ जो इन डिटेल ना। ठीक है सर। तो अब अगर आप लोग आ जाएं जो सर्किट पे, मैं आपको सर्किट अगर दिखाऊं, ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें ना हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? हमने इनपुट अप्लाई की है बेस पे और आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर से। इनपुट अप्लाई की हुई है बेस पे और आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर से। इनपुट हम दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस पे इनपुट हम दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। मतलब एमिटर ग्राउंड है ना, ये देखें, ये एमिटर क्या किया हुआ है हमने, इसका ग्राउंड किया हुआ। तो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट का एक टर्मिनल बेस पे और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड। इनपुट का जो भी इनपुट सिग्नल होगा उसका पॉजिटिव बेस पे और नेगेटिव कहाँ पे? ग्राउंड पे। तो हम इनपुट दे रहे हैं बेस पे विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो एमिटर हमने ग्राउंड किया हुआ, और हम आउटपुट ले रहे हैं कोलेक्टर पे। जो आउटपुट है, आउटपुट का भी इसी तरह से एक टर्मिनल पॉजिटिव जो है वो कलेक्टर पे और नेगेटिव कहाँ पे? ग्राउंड पे। तो इसका जो एमिटर है वो कॉमन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जब इनपुट हम अप्लाई करते हैं तब भी विद रिस्पेक्ट टू एमिटर अप्लाई करते हैं, जब आउटपुट लेते हैं वो भी हम विद रिस्पेक्ट टू एमिटर देख रहे हैं। इनपुट हम दे रहे हैं कहाँ पे? बेस पे। बेस पे इनपुट का एक टर्मिनल पॉजिटिव और एमिटर पे, क्योंकि एमिटर ग्राउंड है ना, तो दूसरा टर्मिनल कहाँ पे आना है? ग्राउंड पे। तो इसका मतलब है हम बेस पे इनपुट दे रहे हैं किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। और आउटपुट हम ले रहे हैं कहाँ से? कलेक्टर से। कलेक्टर पे हम आउटपुट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। एमिटर जो है वो इनपुट में भी आ रहा है, एमिटर जो है वो आउटपुट में भी आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि एमिटर क्या है? कॉमन है। या इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम इनपुट दें बेस पे विद रिस्पेक्ट टू एमिटर और आउटपुट देखें हम कलेक्टर पे विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसमें आपको जो सर्किट नजर आ रहा है, इस सर्किट में आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर मैंने बताया कि ये एक कंपोनेंट है या एक डिवाइस है जो एम्पलीफाई करेगी जो भी इसके इनपुट पे सिग्नल आएगा उसको। मगर कब? जब हमने इसको रखा होगा किस रीजन में? एक्टिव रीजन में। अब इसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमने क्या किया होगा? बाइसिंग की होगी इसकी। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी। यहाँ पे हम जो बाइसिंग स्टडी करेंगे लैब के अंदर, वो बाइसिंग है आपकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। कौन सी डिवाइस जो बाइसिंग है जी? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। अब इस वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में हमने क्या किया? दो रेजिस्टर्स R1 और R2 लिए हैं। ये R1 और R2 की वैल्यूज हमने इस तरह से सेट की होती हैं कि ये बेस पे जो वोल्टेज है वो इतना प्रोवाइड करते हैं कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है ये रिवर्स हो। ये इस तरह का सिनेरियो हमने यहाँ पे सेट किया होता है R1 और R2 के साथ। R1 और R2 यहाँ पे दोनों पैरेलल में है। इनकी वैल्यूज हमने इस तरह से सेट की होती हैं कि इनकी वजह से जो बेस पे वोल्टेज आए वो इस तरह से आए कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो क्या हो? रिवर्स हो। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड
और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या हो, रिवर्स। मैंने यही बताया कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में अगर आपने रखना है तो बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स होना चाहिए। अब जब बेस पे वोल्टेज आप सेट कर रहे हैं, इसका मतलब है बेस पे करंट भी आप सेट कर रहे हैं। तो जो बेस का करंट है वो आप इस तरह से आपने सेट करना होता है उसकी वैल्यू को। वो वैल्यू आपने कहाँ से आपने देखनी है जी, रजिस्टर R1 और R2 की वैल्यूज आप लोग इस तरह से सेट करेंगे कि जो आपकी बेस है वो बेस पे से वोल्टेज सेट हो कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स हो। तो जब बेस वोल्टेज आपका सेट हो जाएगा इसका मतलब है बेस करंट भी सेट हो गया। जब बेस करंट आपका सेट होगा इसका मतलब है आपका VCE और IC भी सेट हो जाएगा। जब आपने प्रॉपर बेस वोल्टेज सेट किया होगा तो ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड होगा, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स होगा, तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, एक्टिव रीजन में होगा। इसलिए यहाँ पे ये जो R1 और R2 है ये दोनों कौन से रेजिस्टर्स हैं, ये दोनों बाइसिंग के लिए यूज किए गए रेजिस्टर्स हैं, इसलिए हम इनको बाइसिंग रेजिस्टर्स कहते हैं। RE जो है ये एमिटर रेजिस्टर है, इसका पर्पस क्या होता है ये भी देखते हैं। और RC क्या है, ये कलेक्टर रेजिस्टर है, इसका पर्पस क्या होता है ये भी हम चेक करते हैं अभी। यहाँ पे जो CB और CC हैं ये दोनों कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं, किस लिए ये कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं जी, क्योंकि जो भी सिग्नल हमने एम्पलीफाई करना होता है ना वो AC होता है। सिग्नल हमने एम्पलीफाई करना है वो कौन सा है, AC। तो AC सिग्नल को इनपुट पे हमने अप्लाई करना है, तो उस AC सिग्नल में कोई DC कंपोनेंट ना आ रहा हो, उस DC कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम इनपुट पे भी एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर, जो क्या कर रहा है जी, इनपुट को कपल करवा रहे हैं ट्रांजिस्टर के साथ। ये क्या करेगा, इनपुट में से डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देगा। क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो ये इनपुट को एम्पलीफाई फिल्टर करने के लिए हम इनपुट पे क्या कर रहे हैं जी, एक कैपेसिटर लगा रहे हैं। और इसी तरह आउटपुट में कोई डीसी कंपोनेंट ना आ जाए उसको रिमूव करने के लिए हम आउटपुट पे भी एक कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो दो कैपेसिटर्स हैं CB CC, ये दोनों एज फिल्टर यूज होंगे। और ये दोनों का मकसद क्या है जी, इनपुट और आउटपुट में से डीसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर। एक है भाई यहाँ पे लगा हुआ CE, एमिटर के साथ कैपेसिटर। वो कौन सा कैपेसिटर है, ये बाईपास कैपेसिटर है। ये कौन सा कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर है। तो ये बाईपास कैपेसिटर क्या है जी, बाईपास कैपेसिटर है कि जब AC कंपोनेंट आता है एमिटर की तरफ, AC कंपोनेंट आता है एमिटर की तरफ, तो उसने AC कंपोनेंट को पाथ प्रोवाइड करना होता है। उस AC कंपोनेंट को, कोई AC कंपोनेंट अगर एमिटर की तरफ आ जाता है, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका अगर कोई कंपोनेंट एमिटर की तरफ आता है, अगर वो एमिटर में से फ्लो करेगा, तो एमिटर में से फ्लो करेगा तो इसका मतलब है कि एमिटर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जब एमिटर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आपके ट्रांजिस्टर की आउटपुट में चेंजिंग आएगी, आपके एम्पलीफायर की आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब होगी। आपके एम्पलीफायर की आउटपुट डिस्टर्ब होगी तो उसकी वजह से आपकी बाइसिंग कंडीशंस डिस्टर्ब होंगी। तो हमने क्या किया होता है कि अगर कोई AC कंपोनेंट एमिटर की तरफ आ जाए तो हमने उस AC कंपोनेंट के लिए क्या किया होता है, एक पाथ बनाया होता है। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एज शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है AC के लिए, तो वो उसको उस साइड पे शॉर्ट सर्किट नजर आएगा। तो वो AC कंपोनेंट उस कैपेसिटर की तरफ से होता हुआ किधर को चला जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा। उसकी वजह से हमारी आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये जो CE है यहाँ पे इसको हम एज बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं। VCC ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, VCC है जी, ये बाइसिंग वोल्टेज है। ये DC वोल्टेज होता है जो ट्रांजिस्टर की बेस पे वो वोल्टेज सेट करवाता है कि ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या हो, रिवर्स हो। अब अगर इसकी डिजाइनिंग की तरफ जाए हम, ये इसकी डिजाइनिंग के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे होंगे।
हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया जी, जिसकी ट्रांजिस्टर की जो वीसीसी हमने देखा जी कि उस ट्रांजिस्टर को वीसीसी चाहिए 15 वोल्ट्स, ये गिवन है हमें। और उस ट्रांजिस्टर का जो आईसी है ना, मतलब उसके कलेक्टर में से जो करंट फ्लो कर सकता है, ये उसकी डाटा शीट पे गिवन होगा। ये उसका 1 मिली एम्पेयर है, और बीटा उसका जो है, बीटा ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन होता है जी। बीटा क्या होता है? ट्रांजिस्टर का एक पैरामीटर है जो उसका करंट गेन होता है। जो इस ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम करंट गेन है वो बीटा है जी। बीटा वो कितना है जी? 250। ये ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग का पैरामीटर होता है। ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग पे ये डिपेंड करता है बीटा। जब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसका बीटा उसकी डाटा शीट के अंदर बताया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर का इतना करंट गेन है। कितना है जी इसका? 250। ये तीन चीजें हमें गिवन होंगी। वीसीसी हमें पता होगा, आईसी हमें पता होगा उसकी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट से, और उसका जो बीटा हमें गिवन होगा। अब जब भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डिजाइन किया जाता है ना, तो जो एमिटर रजिस्टर होता है, एमिटर रजिस्टर इस तरह से रखा जाता है कि एमिटर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो 1/10 ऑफ द वीसीसी आए। ये डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हैं इसके, कि एमिटर रजिस्टर की वैल्यू इस तरह से रखी जाती है कि एमिटर रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना आए? वो वीसीसी का 1/10 आए। 1/10 का मतलब है कि वीसीसी का जो 10वां हिस्सा है वो किसके क्रॉस आए? वो एमिटर रजिस्टर के क्रॉस आए। तो जरा देखें, ये आपके सामने है वी आर ई। वी आर ई, ये आपके सामने लिखा हुआ है। वी आर ई क्या है जी? ये वोल्टेज है किसके क्रॉस? एमिटर रेजिस्टर के क्रॉस। ये कितना आना चाहिए? ये 1/10 आना चाहिए किसका? वीसीसी का। इसलिए वीसीसी को 10 के साथ डिवाइड किया है, तो ये कितना आ गया? 1.5 वोल्ट्स आ गया। जो आईई और आईसी होते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। आईई और आईसी, आईसी हमें गिवन है, तो आईई और आईसी मैंने बताया कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो इसका मतलब है आईई क्या होगा? वो भी 1 मिली एम्पेयर होगा। ओम्स लॉ आपको पता है, V इक्वल होता है आई आर के। तो अगर वी आर ई देखना हो तो वो किसके इक्वल होगा? आई ई इंटू आर ई के इक्वल होगा। तो वी आर ई इक्वल आ गया आई ई आर ई। तो यहां से आर ई की वैल्यू अगर आपने देखनी हो तो वी आर ई को आई ई के साथ डिवाइड कर दें, मतलब 1.5 को 1 मिली के साथ डिवाइड कर दें, तो आर ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 1.5 किलो ओम। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि अगर एक ट्रांजिस्टर जिसका आईसी आपको 1 मिली एम्पेयर रखना है, उसके लिए मीटर पे आपको रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा कितने ओम का? 1.5 किलो ओम का। तो 1.5 के जो नियरेस्ट रजिस्टर है, जो एक्चुअल वैल्यू में हमें मिल जाता है, वो कितना है जी? 1 किलो ओम का है, तो वो 1 किलो ओम रजिस्टर हमने वहां पे सेट किया। अब दूसरी चीज आती है जी, रजिस्टर एट कोलेक्टर। कोलेक्टर पे रजिस्टर आपने कितनी वैल्यू को कनेक्ट करना है? तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोलेक्टर का रजिस्टर देखना है तो आपने कोलेक्टर के रजिस्टर के क्रॉस जो है वो वोल्टेज देखना होता है। तो कलेक्टर का रेजिस्टेंस देखने के लिए हमें वीसीई की वैल्यू चाहिए भाई। तो वीसीई क्या है जी? वीसीई आपका होना चाहिए, अगर ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में रखना है,
ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में तब होता है जब आपका जो बीसीई है ना, वो 1/2 ऑफ दी वीसीसी हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव रीजन में रखना है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में तब होता है जब उसका वीसीई जो है वो 1/2 ऑफ द वीसीसी हो, 1/2 ऑफ द वीसीसी हो। इसलिए वीसीई आपके सामने जो आ रहा है, उस वीसीई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, वीसीसी को 2 के साथ डिवाइड किया। अब यहां से दो रूल्स ऑफ थंब हमें मिले कि वीआरई अगर देखना है तो वीआरई देखने के लिए आपने क्या करना है, वीसीसी को 10 के साथ डिवाइड करना है। वीसीई अगर देखना है तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में अगर रखना है तो वीसीई आपका जो है वो हाफ ऑफ द वीसीसी होना चाहिए। तो यहां से हमें वीसीई की वैल्यू मिली जो कि कितनी आई, 7.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट चीज जरा देखें, अगर हम केवीएल लगाएं किसके ऊपर, आउटर लूप के ऊपर। अब आउटर लूप कौन सी बन रही है जरा देखें, ये वाली जो है ये आउटर लूप बन रही है, ये वाली, ये ये एक आउटर लूप बन रही है जिसमें ये देखें, ये वाली, जिसमें ये वीसीसी आएगा, उसके बाद ये आईसीआरसी आएगा, फिर ये वीसीई आएगा, फिर ये आईईआरई आएगा, ये वाला, ये आउटर लूप है जी हमारे पास, ये वाला। तो आउटर लूप पे अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो केवीएल अप्लाई करके वो क्या बनता है, वो ये वाली इक्वेशन हमें मिलती है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस वीआरई। अब वीसीसी 15 है, आईसीआरसी, आईसी की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर, आरसी कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस लगना है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वीसीई आ गया 7.5 और वीआरई हम पहले फाइंड कर चुके हैं वो 1.5। तो ये वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आर सी की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी जो कि कितनी है, 6 किलो ओम आएगी। अब 6 किलो ओम के नियरेस्ट जो रेजिस्टर है वो 6.8 है, इसलिए हमने आर सी की वैल्यू 6.8 किलो ओम सेट, आर सी की वैल्यू कितनी रखी, 6.8 किलो ओम। अब नेक्स्ट चीजें जो आती हैं वो दो रजिस्टर्स हैं, एक R1 और एक R2। अब R1 और R2 देखने के लिए हमने क्या करना है जी, पहले देखना है बेस पे वोल्टेज। वो जो बेस पे वोल्टेज है ना, वो बेस पे जो वोल्टेज आना है, वो बेस वाले वोल्टेज ने दो जगहों पे ड्रॉप होना है, ये वीबी ने, एक उसने ये वीबीई जो बेस एमिटर जंक्शन है यहाँ पे, और एक यहाँ पे वी आर ई के क्रॉस। ये वाला जो वोल्टेज आएगा जब ये फॉरवर्ड होगा बेस एमिटर जंक्शन, तो इसने दो जगह पे ड्रॉप होना है, ये वी बी ने, एक बीई जो आपका जंक्शन है यहाँ पे, और एक एमिटर रजिस्टर के क्रॉस। तो इसलिए ये जो इक्वेशन हमने लिखी है कि वी बी इक्वल है किसके, वी बी ई प्लस वी आर ई, ये कहां से आई, कि जो वोल्टेज राइज इक्वल है इसके वोल्टेज सम वोल्टेज ड्रॉप के। तो वीबी जो है ये कब बनता है, जब आप वीबीई को और वीआरई को आप क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। वीबीई ये एक जंक्शन है जी, ये फॉरवर्ड वाइज जब होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे अप्रोक्सीमेटली 0.7। सिलिकॉन वो जर्मीनियम वाला जो केस है, सिलिकॉन अगर होगा तो 0.7, जर्मीनियम होगा तो 0.3, तो यहाँ पे 0.7 और वीआरई आपने ऊपर फाइंड कर लिया वो 1.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली बेस पे वोल्टेज आपको कितना चाहिए, 2.1 वोल्ट्स चाहिए बेस पे वोल्टेज, किस रीजन में रखने के लिए, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए।
अब हम R1 और R2 की वैल्यूज देखते हैं जी। इसके लिए ये एक ट्रांजिस्टर का एक रिलेशन होता है कि IC इक्वल होता है किसके, बीटा IB के। यहां से आप IB की वैल्यू देख लें, बीटा भी आपके पास है, IC भी आपके पास है, तो IB की वैल्यू आपको कितनी मिली, 4 माइक्रोएम्पेयर। अब हम R2 की वैल्यू देखते हैं जी। R2 की वैल्यू कैसे आनी है जी। R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू देखने के लिए आपने R1 और R2 की वैल्यूज इस तरह से आपने सेट करनी होती हैं कि जो R1 है उसमें से बेस का 11 टाइम्स करंट फ्लो करे, और जो R2 है उसमें से बेस का 10 टाइम करंट फ्लो करे। ये रूल ऑफ थंब है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की डिजाइनिंग के दरमियान, कि आपने इस तरह से R1 और R2 की वैल्यू को सेट करना होता है। अब चार वैल्यूज है यहाँ पे। पहली VRE, VRE आपका इस तरह से होना चाहिए कि वो 1/10 हो किसका, VCC का आपका। उसके बाद VCE, VCE आपने इस तरह से सेट करना है कि वो 1/2 हो किसका, VCC का। फिर आपने R1 और R2 की वैल्यूज, R1 और R2 की वैल्यूज आपने इस तरह से सेट करनी है कि R1 में से जो करंट फ्लो करे वो 11 टाइम्स हो बेस करंट का, और R2 में से जो करंट फ्लो करे वो 10 टाइम्स हो बेस करंट। अब जरा यहां से देखें, R2 अगर आपने देखनी है, R2 किसके इक्वल होगा, VB/10 टाइम्स IB, क्योंकि V इक्वल होता है IR के और R इक्वल होता है V/I के। तो यहां से V/10 IB आया। VB क्या है, 2.1 है, ऊपर आपने फाइंड कर लिया है, ओवर 10 कॉन्स्टेंट है, IB जो करंट की वैल्यू है। तो यहां से आपको R2 की वैल्यू मिली जो कि 52.5 किलो ओम है। तो नियरेस्ट इसके जो रजिस्टर है 52.5 किलो ओम हमें मिली, किसकी वैल्यू, ये रजिस्टर R2 की वैल्यू। तो अब अगर कहते हैं जी हम क्या करें, R2 की वैल्यू कितनी हम चूज करें जी, 10 किलो ओम चूज करें, तो वो क्या होगा जी, 10 किलो ओम अगर हम यूज करते हैं ये वैल्यू, इसे जरा देखें। कहते हैं जी हमें R2 की वैल्यू कितनी मिली है, 52.5 किलो ओम। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूज 10 किलो ओम। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो आई टू कौन सा करंट है जी इसमें, जो R2 रजिस्टर में से फ्लो करना है, R2 रजिस्टर में से फ्लो करने वाला करंट कितना आया हमारे पास, R2 रजिस्टर में से फ्लो करने वाला करंट हमें मिला 210 माइक्रोएम्पेयर। अब ये जो 210 माइक्रोएम्पेयर है ना, ये 210 माइक्रोएम्पेयर करंट है 10 टाइम्स किसका, ये I2 जो करंट है ये ग्रेटर है किससे, 10 टाइम्स ऑफ IB से। सो इसका मतलब है हमारी जो चॉइस है, जो हमने रेजिस्टर सेलेक्ट किया है, ये वर्क करेगा। मतलब इसका क्या है, हमारे पास R2 की वैल्यू आई 52.5 किलो। अब हमने इस तरह की वैल्यू वहां पे R2 की जगह पे रखनी है रेजिस्टर की, 52.5 किलो हम भी हम रख सकते हैं, मगर हमने उसकी जगह पे इस तरह की वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि हम क्या करें, 10 किलो ओम से 52.5 किलो ओम तक कोई भी वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस तरह की वैल्यू R2 सिलेक्ट करनी है कि R2 में से जो करंट फ्लो करे ना, वो करंट 10 टाइम्स ऑफ IB से ज्यादा हो, या 10 टाइम्स ऑफ IB हो। कितना हो, 10 टाइम्स ऑफ IB हो। इसी तरह R1 जो आपका रजिस्टर है उसके लिए भी हमने रखना है, R1 के लिए क्या है जी, 11 टाइम्स ऑफ IB हो। तो ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें किसकी वैल्यू देगा, R1 की वैल्यू देगा। और ये R1 हमने इस तरह से चॉइस करनी है कि इसमें से जो करंट की वैल्यू हो वो 11 टाइम्स हो किसका, IB का। इस तरह कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है,
कैपेसिटर की कैपेसिटर रिएक्टेंस से हमने क्या करना है जी, जो कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यूज देखनी। तो ये आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, हमने कैपेसिटर्स की वैल्यूज को सिलेक्ट किया हुआ। अब जब ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, तो इन सारी वैल्यूज को इस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन में आप कनेक्ट करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी कौन सी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट इसमें चीजें आती हैं, ये डिजाइनिंग के बाद एक्सपेरिमेंट पे हम चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है जी, सबसे पहले हमने इसका क्यू पॉइंट देखना है कि क्यू पॉइंट हमारा कहाँ पे है। तो क्यू पॉइंट देखने के लिए आपने ये जो है VCE, ये VCE आपने चेक करना है, IC आपने चेक करना है। VCE चेक करना है और IC चेक करना है। VCE देखने के लिए आप ये वाला सर्किट बना के, ये वाला सर्किट बनाएंगे। इसमें कैपेसिटर आप नहीं लगाएंगे, पहले हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो क्यू पॉइंट देखना होता है इसे हम डीसी एनालिसिस कहते हैं। अब ये वाला सर्किट बनाएंगे, इस सर्किट में आप कैपेसिटर्स नहीं लगाएंगे, कैपेसिटर्स का डीसी में कोई इंपैक्ट नहीं होता, कैपेसिटर्स डीसी के लिए एज ओपन सर्किट एक्ट करते हैं। तो इस वाले सर्किट में आप कैपेसिटर्स नहीं लगाएंगे, आप VCE की वैल्यू देखेंगे। VCE की वैल्यू देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाले दो पॉइंट्स पे एक DMM कनेक्ट कर, यहाँ पे। तो ये आपको VCE की वैल्यू देगा। ये जो VCE की वैल्यू है, ये आपकी इस वाले VCE की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, मतलब 1/2 ऑफ द VCC आना चाहिए। फिर आपने IC देखना है, तो IC देखने के लिए आप इस रेजिस्टर के, RC रेजिस्टर के सीरीज में एमीटर लगाएंगे। तो ये आपको IC की वैल्यू दे देगा। तो ये जो VCE IC पॉइंट होगा, ये वाला, ये आपका Q पॉइंट होगा। ये आपका कौन सा पॉइंट होगा जी, Q पॉइंट होगा। तो उसके बाद हमें कैपेसिटर को भी लगा देना है सर्किट के अंदर, ये वाला सर्किट कंप्लीट कर लेना है। पहले हमने सिर्फ क्या किया जी, VCE और IC देखें। VCE और IC देख के आपने क्यू पॉइंट फाइंड कर लिया, ये वाला। अब आपने कैपेसिटर्स भी लगा देने हैं। कैपेसिटर्स लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, इनपुट एक AC सिग्नल आपने अप्लाई करना है, जो कि कितने वोल्ट्स का, 40 मिली वोल्ट्स का होना चाहिए। इनपुट पे आपने एक AC सिग्नल अप्लाई करना है, वो AC सिग्नल कितने वोल्ट्स का होना चाहिए, वो 40 मिली वोल्ट्स का होना चाहिए मल्टी सिम के अंदर। अब आपने इनपुट 40 मिली वोल्ट्स ही रखनी है। फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले आपने 10 हर्ट्ज रखना है। ये है जी आपका टेबल। इनपुट 40 मिली वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 हर्ट्ज। आपने इनपुट देखनी है जी, वो कितनी है, 40 मिली वोल्ट है। आपने उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेक करनी है। आउटपुट कहाँ पे मिलनी है आपको, कलेक्टर पे। तो कलेक्टर पे आउटपुट देखने के लिए आपने क्या करना है, मीटर का एक टर्मिनल कलेक्टर के आउटपुट के साथ और एक टर्मिनल ग्राउंड। और ये आउटपुट पे आपको सिग्नल जो मिलेगा, ये कौन सा सिग्नल होगा, AC सिग्नल होगा। इसलिए आपने जो DMM है उसकी आउटपुट को, आउटपुट वोल्टेज को AC पे सेट करना है। फिर गेन आपने फाइंड करना है। गेन क्या होता है, गेन होती है अभी रेशो होती है किसकी, आउटपुट की, किसके साथ, इनपुट के साथ। तो आउटपुट और इनपुट को डिवाइड करना है, तो ये गेन मिलेगा आपको। इस गेन को आपने डीबी में कन्वर्ट करना है। तो डीबी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो गेन आपको मिलेगा, इसका 20 लॉग कर देना। फिर आपने फ्रीक्वेंसी को 10 से 100 कर देना है, यही सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं। फिर 1 किलो हर्ट्ज कर देना है, यही सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए आपने रिस्पेक्टिव इनपुट्स और आउटपुट्स देख के उनके गेन फाइंड करने हैं और उन गेन्स को डीबीज में कन्वर्ट करना है।
अब नेक्स्ट चीज जो आती है, नेक्स्ट चीज वो आती है कि आपने मिड बैंड गेन देखना है जी इसका। मिड बैंड गेन कौन सा होगा? मिड बैंड गेन वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी, वो वाली फ्रीक्वेंसी पे गेन होगा जिस पे आपको ट्रांजिस्टर मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन दे रहा है। मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन दे रहा है। मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे, कोई एक फ्रीक्वेंसी इनमें से ऐसी आएगी जिस पे गेन की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे गेन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मिड बैंड गेन होगा। तो क्या होगा? मिड बैंड गेन होगा। अब बैंडविड्थ आपने देखनी है ट्रांजिस्टर की, तो बैंडविड्थ आप देखेंगे कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा होगा। मतलब हो सकता है 10 हर्ट्ज ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जिसपे ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन ना कर रहा हो। मतलब वो जो आप इनपुट पे दे रहे हैं वही आउटपुट पे आपको मिल रहा है। फिर ये दरमियान में आपको एम्पलीफिकेशन दे, और उसके बाद फिर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाए जहां पे जाके वो एम्पलीफिकेशन बंद कर दे। तो स्टार्ट वाली वो फ्रीक्वेंसी जहां पे वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा, और एंड वाली जो फ्रीक्वेंसी जिसके दरमियान में वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा, उन दोनों का आप डिफरेंस कर लेंगे। सपोज मैं कर रहा हूं कि 10 हर्ट्ज पे वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा और 1 मेगाहर्ट्ज पे भी वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा, इन दोनों के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं यहाँ पे ये एम्पलीफिकेशन कर रहा है। अगर इसको मैं ग्राफ से समझाऊं, ये ग्राफ मतलब यहां तक वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा। अब ये एक रीजन आ गया जिसमें वो एम्पलीफिकेशन कर रहा है, यहाँ पे जाके उसने एम्पलीफिकेशन फिर बंद कर दी। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी और कम से कम वाली फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का आप डिफरेंस कर लेंगे तो वो क्या होगा, इसकी वो बैंडविड्थ होगी। वो इसकी क्या होगी? बैंडविड्थ होगी। अब आपने इसकी इनपुट और आउटपुट्स को भी देखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से ये वाली जो ग्राफ आपके सामने है, इनपुट पे ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको इनपुट की शेप शो कर देगा, इनपुट की वेव फॉर्म शो कर देगा। आउटपुट पे आप लोग ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करोगे तो वो आपको आउटपुट की वेव फॉर्म शो कर देगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों को जब आप देखेंगे तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आपको एम्पलीफिकेशन नजर आएगी। एम्पलीफिकेशन मतलब क्या है जी? कि इनपुट का जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, जो आउटपुट वाला सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या कर रहा होगा? एम्पलीफिकेशन कर रहा होगा। कब? जब वो किस रीजन में होगा? जब वो एक्टिव रीजन में होगा। तो हमें ये चीजें इसमें से करनी है जी। एक तो आपने इसकी एम्पलीफिकेशन देखनी है, उसकी आउटपुट वेवफॉर्म आपने बनानी है, एक आपने ये वाला टेबल कंप्लीट करना है, और इस वाले टेबल में आप लोगों ने मिड बैंड गेन देखना है। मिड बैंड गेन मैंने बताया, मिड बैंड गेन वो वाली फ्रीक्वेंसी है जिसपे ट्रांजिस्टर का गेन मैक्सिमम होगा। और बैंडविड्थ देखनी है। बैंडविड्थ का मतलब है मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जहां पे ट्रांजिस्टर अभी एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा, और मैक्सिमम वो वाली फ्रीक्वेंसी जहां पे जाके ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफिकेशन बंद कर दी है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को जो आप माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी? वो उसकी बैंडविड्थ होगी। तो ये मिड बैंड गेन और बैंडविड्थ, ये दो वैल्यूज आपकी चाहिए। इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस ये दोनों हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में करेंगे। इस वाले एक्सपेरिमेंट में आपने सिर्फ यही करना है, मिड बैंड फ्रीक्वेंसी, गेन, और ये टेबल कंप्लीट करना है। जो आपका इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस है ये हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ये इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए। तो यहाँ तक आप लोग इसको जो है वो कंप्लीट करें। उसके लिए आपने करना क्या है, ये वाला सर्किट बनाना है सिर्फ सिंपली, ये वाला। अब मैं आपको सम अप कर दूं, मल्टी सिम में आपने ये वाला सर्किट बनाना है। यहाँ पे इनपुट पे आपने एक एसी सिग्नल अप्लाई कर देना है जो कितना होगा, 40 मिली एम्पेयर्स का, 40 मिली वोल्ट्स का। ये आउटपुट है। आउटपुट पे और इनपुट पे आपने क्या करना है, दो डीएमएम कनेक्ट कर लेंगे पैरेलल में ना, आउटपुट के पैरेलल में भी और इनपुट के पैरेलल में भी। तो जो डीएमएम है उन्हें आपने एसी पे सेट करना है, क्योंकि जो हमें आउटपुट और इनपुट है ये दोनों एसी कर रही हैं। तो जो ये वाला डीएमएम होगा ये आउटपुट की वैल्यू देगा, ये वाला जो डीएमएम है ये इनपुट की वैल्यू। आउटपुट की इनपुट के साथ आप रेशो करेंगे
तो वो क्या होगा, वो गेन होगा। और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वैल्यूज देखनी है आपने। जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ चेंज करते जाना है। पहले 10 हर्ट्ज रखनी है, फिर 100, फिर 1 किलो हर्ट्ज, फिर 10 किलो हर्ट्ज, फिर 100, फिर 1 मेगा हर्ट्ज। उनका 20 लॉग करते जाना है। ये गेन्स की वैल्यूज का वो डीबीज में कन्वर्ट होते जाएंगे। बैंडविड्थ देखनी है तो वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे आपकी मिनिमम गेन आ रहा है, और वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके जहां पे आपका मैक्सिमम गेन आ रहा है, या जिसके बाद आपके ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफिकेशन बंद कर दी है, तो उस फ्रीक्वेंसी से उस वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, तो वो बैंडविड्थ आ जाएगी। वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका ट्रांजिस्टर मैक्सिमम गेन दे रहा है, वो आपका मिड बैंड गेन या मिड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। वो वाला गेन मिड बैंड गेन, और वो वाली फ्रीक्वेंसी मिड बैंड फ्रीक्वेंसी। इनपुट और आउटपुट को देखना है आपने जब, तो इनपुट और आउटपुट को देखने के लिए आपने इनपुट पे भी एक ऑसिलोस्कोप लगा देनी है, ये वाले यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप लगा देनी है, और आउटपुट पे भी एक ऑसिलोस्कोप लगा देनी है। तो आपको क्या होगा, वो इनपुट और आउटपुट की वेव फॉर्म शो करेगा। तो वो वेव फॉर्म्स को देख के आपको क्या चीज नजर आएगी, एम्पलीफिकेशन नजर आएगी। उन वेव फॉर्म्स से आपको क्या नजर आएगा, एम्पलीफिकेशन। मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीफाइड वर्जन आपको नजर आएगा कहाँ पे, आउटपुट। इनपुट का एम्पलीफाइड वर्जन आपको आउटपुट पे नजर आएगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब आप इसमें करेंगे क्या, आप लोगों ने ये सारी चीजें जो जो मैंने आपसे कहा है, ये मैंने फाइल अपलोड कर दी हुई है उसके अंदर, आपकी जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर। तो गूगल क्लासरूम में से आप वो फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इसकी जो है वो डाउनलोड करेंगे। उस वाली फाइल में ये सारी चीजें आप डालेंगे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। वही वाली फाइल आप लोग वापस जो है वो सबमिट कर देंगे। और आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के स्क्रीनशॉट्स एक अलग फाइल में आप डालेंगे। उसके स्क्रीनशॉट्स मतलब जो जो आपने परफॉर्म किया, सर्किट बनाया, सर्किट के ऊपर आपने इनपुट दी, आउटपुट देखी, मल्टीमीटर्स कनेक्ट किए, जो आप जितने भी वो स्क्रीनशॉट्स बनेंगे, ये 5-7 जो भी स्क्रीनशॉट्स बनेंगे, वो स्क्रीनशॉट्स आप एक अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में डालेंगे। उस वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। जो मेरी तरफ से आपको वर्ड फाइल मिली हुई है उसमें भी एडिटिंग करके उसको भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। और ये 2 पीडीएफ फाइल्स आप लोग उस असाइनमेंट के रिप्लाई में सबमिट करेंगे, किसमें, गूगल क्लासरूम के। और ये एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म करेंगे मल्टीसिम पे। इसको स्टार्ट, स्क्रीनशॉट एक अलग फाइल में डालने हैं आपने। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग स्टार्ट करें। किसी को कोई कंफ्यूजन आती है तो वो मैसेज कर दे मुझे, मैं मैसेज कर आपको जो है वो रिप्लाई करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करें। सर ये जो इस सर्किट में आपने वीसीसी अप्लाई किया है सर, उसकी क्या वैल्यू रखेंगे हम? 15 वोल्ट रखेंगे। जी सर, 15 वोल्ट्स। और सर जी, 15 वोल्ट। ये डीसी में होगा ना? हाँ जी, ये वीसीसी डीसी में होगा। ठीक है। और सर एक जो हमारा टेबल है उससे ऊपर एक वीएस की वैल्यू